नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट एसएस यानी कि सोशल स्टडीज़ के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लास 6, 7 और 8 की जब हम पुस्तक पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम लोगों ने क्लास 6 का अभी हिस्ट्री सेशन देखा है, हम क्लास 7 की हिस्ट्री सेशन को देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग 8 की अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्लास 7 का लास्ट चैप्टर है वो है 18वीं शताब्दी में राजनीतिक गठन। देखिए क्या है कि बहुत सारे चैप्टर हैं और ये टॉपिक इतना बड़ा है, इसलिए हम उतना ही कवर कर रहे हैं जितना हमारा एनसीईआरटी किताब में है और जितने से हमारा काम हो जाए, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है ताकि हमारा काम हो जाए। देखिए 18वीं सदी में राजनीतिक पार्टियां जो थी, आप कह सकते हो कि जो उस समय की जो शासन व्यवस्था थी उसके अनुसार कौन कौन से नए राज्य बने और क्यों बने, कैसे बने, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जब अकबर, जहांगीर और शाहजहां इन सब का शासनकाल समाप्त हुआ, मैंने आपको बताया था लास्ट में चल रहा था कौन, मुगल शासन, औरंगजेब, ठीक है। मुगल शासक चल रहा था औरंगजेब। अब देखिए जिस हिसाब से और जो मुगल शासक थे वो जनता को मानते भी थे, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो क्या थे, आतताई थे, जनता को मानते भी थे और शासन करते थे। लेकिन जब औरंगजेब गद्दी में बैठा तो ये एक क्रूर शासक साबित हुआ। क्रूर आप कह सकते हो जैसे कि ये ज्यादातर ये इस्लाम को बढ़ावा देता था और इंडिया में क्या है, हिंदू बाहुल्य था, इसलिए लोग इससे लोगों की बनती नहीं थी। तो ये जगह जगह जबरदस्ती अत्याचार करता, मारता पीटता था, ठीक है। जिससे इसकी लड़ाइयाँ बहुत सारी, बहुत ज्यादा लड़ाई करता था ये। 1679 के आसपास दक्कन में कुछ राजवंश उदय हुए, जैसे उस समय ही मराठा शिवाजी महाराज का उदय हुआ था, या उस समय और साम्राज्य थे जिसके चलते औरंगजेब लगातार उनसे लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। औरंगजेब और इसकी लड़ाई, मराठों की लड़ाई लगातार होती रहती थी। कभी शिवाजी यहाँ वार कर ले, कभी वहां वार कर ले। तो इन उथल पुथल के कारण औरंगजेब लगातार धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसके जो रुपए पैसे थे वो लड़ाई में खर्च कर दे, ठीक है। तो नौबत ये आ गई कि जैसे ही इसका शासनकाल गया, जैसे ही औरंगजेब का शासनकाल गया, तो इसके राज्य में दो ग्रुप बन गए। अब समझिएगा, इन दोनों ग्रुप को कहा गया अभिजात ग्रुप। अब इन अभिजात ग्रुप में ईरानी थे, जो ईरान से आए थे वो लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया ईरानी, और साथ ही साथ जो दूसरा ग्रुप था वो तुर्कानी, ठीक है। ईरानी और तुर्कानी, ये दो ग्रुप बन गए और ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। कभी ये उसको मार दे, कभी वो उसको मार दे। नतीजा ये हुआ कि बाद में मुगल बादशाह फर्रुख सियर और एक और मुगल बादशाह, फर्रुख सियर के साथ साथ एक और मुगल बादशाह था आलमगीर, ध्यान समझिएगा, ठीक है। एक और मुगल बादशाह था आलमगीर। इन दोनों की हत्या इन्हीं लड़ाइयों में हो गई, ठीक है। आपसी लड़ाइयों में इन दोनों की हत्या हो गई, ठीक है। 2-4 साल ये लोग शासन किए, आपस में ही नहीं निपट पा रहे थे, ये लोग अब से मारपीट किए पड़े थे, तो इन लोगों की हत्या हो गई। बाद में क्या हुआ, 2 शासक और आते हैं बाद में, अहमद शाह, नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अहमद शाह और एक और है आपका, एक और शासक है अहमद शाह के बाद शाह आलम द्वितीय। शाह आलम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसी के शासनकाल में नई शक्तियों का उदय होगा। शाह आलम द्वितीय, इनको इन लोगों ने अंधा कर दिया था। क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था, ठीक है। ऐसा नहीं है गद्दी बैठती अंधा कर दिया, मतलब अंधा कर दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि मुगलों में 2 गुट बन गया, वो लोग आपस में ही भिड़े रहते थे। अब जब घर में लड़ाई होगी तो बाहरी फायदा उठाएगा ही उठाएगा। जब औरंगजेब के बाद मुगल कमजोर होने लगे, आपस में लड़ने लगे, इसका फायदा उठा लिया ईरान का शासक नादिर शाह। ये ध्यान रखिएगा, 1739 में नादिर शाह का हमला होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमला था, ठीक है। नादिर शाह का आक्रमण होता है कहाँ, दिल्ली पर। उस समय जो मुगल बादशाह था वो था मुहम्मद शाह। कौन था, मुहम्मद शाह। लेकिन ये लोग आपस में लड़ाई में व्यस्त थे। नादिर शाह ने हमला किया दिल्ली पे और बहुत लूटपाट मचाया, जैसे गजनी लूटता था ना,
वैसे इसने जितना उसको मिला जेवर पैसा रुपया खजाना सब लूट ले गया। और जाते इसने देखा अरे ये क्या है, उसने देखा बहुत जबरदस्त एक सिंहासन रखा है, उस पे रत्न जड़े हुए हैं और उस रत्न पे हीरा भी लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा, और उसका नाम था मयूर सिंहासन। क्या नाम था? मयूर सिंहासन। ठीक है, मयूर सिंहासन, या इसका एक और नाम था तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस इसको बनवाया था किसने? शाहजहां ने। जब नादिर शाह ने देखा कि इतना बढ़िया तख्ता यहाँ पर रखा हुआ है, इतनी बढ़िया कर दी है, पूरा वो जमीन से उखड़वा ले गया। सोचिए, तो नादिर शाह ने तख्ते ताऊस को छीन लिया था, लेके चला गया था ईरान में। बाद में उसको वहां से एक और राजा थे वापस लेके आए थे, बताएंगे आपको भी हम, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ मुगलों पे, हालांकि मुगल थे बहुत ताकतवर, इसकी हिम्मत नहीं थी लड़ाई कर ले, लेकिन जब इसने देखा ये लोग आपस में ही भिड़े हैं तो नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया और लूट लाट के पूरा चला गया। इस दौरान कई बार आक्रमण होते रहे, लूटते रहे, मुगल की शक्ति लगातार कमजोर होती रही। कारण क्या था? इसी समय देखिए, अब नादिर शाह का आक्रमण तो हुआ ही हुआ है, मुगल लगातार कमजोर हो ही रहे हैं। इस समय मुगल के जो मित्र थे उस समय राजपूत, मैंने आपको बताया था कि अकबर के समय राजपूत जो थे वो इनके दोस्त थे। राजपूतों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। राजपूत में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उन्होंने कहा हम स्वतंत्र हैं और जोधपुर आज से फ्री हो गया, इस पे किसी का शासन नहीं है। ठीक है, इसका फायदा उठा करके या यही लाभ देख करके सवाई राजा जय सिंह, सवाई मतलब जयपुर, ठीक है, सवाई मतलब जयपुर, जयपुर के राजा जय सिंह जो उस समय बहुत बड़े सूबेदार थे। ठीक है, जय सिंह जो थे मुगल टाइम पे उससे बहुत बड़े सूबेदार थे। उन्होंने भी क्या किया? विद्रोह कर दिया, और उन्होंने पूरी तरह से विद्रोह करके क्या किया? अपने जयपुर को स्वतंत्रता लिया और उन्होंने कहा कि आज से जयपुर स्वतंत्र है, हम यहाँ के राजा हैं। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, वेधशाला। वेधशाला मतलब दवाई वाला। इन्होंने 5 वेधशालाएं खुलाई। कहाँ कहाँ? दिल्ली में बनवाया इन्होंने, सॉरी, जयपुर में और वाराणसी में, वाराणसी में, मथुरा में और उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में। ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें से यूपी में 2 है, मथुरा और वाराणसी। ये 2 जगह पे इन्होंने वेधशालाएं बनाई उत्तर प्रदेश में, और पूरे भारत में इन्होंने, या जहां जहां इनका शासनकाल था, 5 वेधशाला। वेधशाला मतलब जहाँ पे वेद पाठ पढ़े जाए, जहाँ पे औषधि वगैरह बनाई जाए। ठीक है, तो 5 वेधशालाओं का इन्होंने निर्माण किया था। और सबसे जरूरी चीज ये थी कि इनमें जिसकी खोज की जाती थी खगोली पिंडों की। खगोली मतलब जैसे कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, खगोली पिंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 5 वेधशालाओं की स्थापना किसने की थी? सवाई राजा जय सिंह ने। कहाँ कहाँ की थी? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। ठीक है, ये 5 जगहों में उन्होंने किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ मुगल लगातार कमजोर होता जा रहा है, दूसरी तरफ नई नई शक्तियां बढ़ रही हैं। पहली कौन शक्ति हो गई? राजपूत। ठीक है, तो मुगल के साथ साथ ही, पैरेलल आप कह सकते हो, मुगल के साथ साथ ही यहाँ पे राजपूतों का धीरे धीरे उदय शुरू हो गया। ठीक है, राजपूतों ने अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। उधर पंजाब में सिख लोग, पंजाब में सिख, ठीक है, उन्होंने भी अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। देखिए समझे रहिएगा क्या चीजें, कैसे कैसे चीजें होती हैं, समझे रहिएगा। देखिए पंजाब में क्या हुआ, 1699 में, 1699 में सिख गुरु गोविंद सिंह, सिख गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, सिख के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। खालसा पंथ मतलब होता ही है इनका एक अलग से साम्राज्य। ठीक है, खालसा पंथ की शुरुआत की और रावी नदी के तट पे इन्होंने अपना डेरा डाला, डेरा। ठीक है, रावी नदी के तट पे इन्होंने अपना डेरा डाला। अब सिखों में जैसे गुरु नानक देव का जिक्र आता है। इसके साथ साथ बंदा बहादुर, ये बहुत बहादुर थे। ठीक है, इसलिए इनका नाम ही रखा गया है बंदा बहादुर। इन्होंने मुगलों का डट के मुकाबला किया, काफी सालों तक लड़ते रहे ये,
लेकिन बाद में क्या हुआ, 1715 में इन्हें बंदी बना लिया गया और 1716 में इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पूछता है कि सिखों गुरुओं में कौन बहुत या कहता है आपसे कि सिखों के उत्तराधिकारी कौन थे, तो उत्तराधिकारी थे बंद बहादुर, इनको बाद में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर हुआ। बाकी गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव ने सिक्के पे अपने आप को गढ़वाया, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो सिक्के प्रचलन कौन करवाया, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव। ठीक है, देखिए ये मुगल पीरियड या मुगल काल के दौरान ही इनकी उत्पत्ति हो रही है। इनमें से एक दो को औरंगजेब ने मरवाया भी था। ठीक है, 1715 में बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया और 1716 में उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रख रहिएगा, 1665 में जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने सार्वभौम की स्थापना की थी। सार्वभौम मतलब पूरी भारत की भूमि क्या है, वो सिखों की है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, सिख लोग 20% टैक्स लेते थे, किससे, फॉर्मर यानी कि किसानों से 20% टैक्स लेते थे और उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी वो लेते थे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर। अब धीरे धीरे सिखों को भी धीरे धीरे, जैसे ये भी लड़ाई करते रहते थे तो धीरे धीरे ये लोग भी कमजोर होते गए। बाद में 1799 में कमेटी बैठाई गई, उस कमेटी को नाम दिया गया दल खालसा। ठीक है, दल खालसा, यानी कि जब सिखों की कमेटी बुलाई जाती थी, बैठक होती थी, तो उस बैठक में या उस बैठक को दल खालसा बोलते थे। क्या बोलते थे, दल खालसा। और इस कमेटी में जो गुरु जी थे उनके निर्णय को माना जाता था गुरुमंता। ठीक है, गुरुमंता मतलब जो उन्होंने कह दिया वही होगा। तो इस समय राजा रणजीत सिंह, जो सिखों के एक अच्छे या आप कह सकते हो प्रतापी राजा हुए, राजा रणजीत सिंह, इन्होंने फिर मुगलों के खिलाफ लोहा लिया और इन्होंने ही कोहिनूर हीरा को वापस लाया था। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। तो अब आप देख पा रहे होंगे सिखों में हम लोगों ने कितने लोगों के विषय पढ़ा। जैसे पहले हमने पढ़ा गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, और फिर आपके आते हैं बंदा बहादुर और लास्ट में राजा रणजीत सिंह। ठीक है, इसमें पूछता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, और उसके बाद में एक अच्छा शासक की तरह कह सकते हो या अच्छा सेनापति की भूमिका किसने निभाई थी, बंदा बहादुर ने। अंतिम में कौन थे, राजा रणजीत सिंह। ठीक है, इनकी तलवार आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। किसानों से 20% टैक्स लेते थे ताकि उनकी सुरक्षा करें ये अन्य लोगों से। ठीक है, अन्य लोग कौन थे, ये लोग भी तो आपस में लड़ते थे। सिख लोग लड़े मराठों से, मराठे लड़े मुगल से, मुगल लड़े सिखों से। इन्हीं लोगों के आपसी लड़ाई का फायदा तो उठाया था अंग्रेजों ने, तो ये लोग भी आपसे लड़ते रहते थे। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जिक्र आया है किसका, देखिए हमने किसके विषय में पढ़ लिया, राजपूतों के विषय में पढ़ लिया जो हमारी किताब में है। हालांकि बहुत सारे राजपूत थे, ऐसा नहीं है। सभी राजपूतों में मेवाड़, जो मेवाड़ राजपूत था, एकमात्र ऐसा राजपूत था जिसने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। वो हमेशा लड़ते, सब के सब, जैसे जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, सब लोग मुगल के अधीन झुक गए, लेकिन मेवाड़ कभी नहीं झुके। जहाँ के महाराणा प्रताप थे वो अंत तक नहीं झुके, भले से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, मराठों की। देखिए, मुगल के टाइम पे या आप कह सकते हो कि उत्तर मुगल के समय मराठों का उदय होता है, और मराठों के बिना हिस्ट्री तो अधूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है इनका। दक्कन में, दक्कन मतलब नीचे वाला इलाका, गुजरात महाराष्ट्र वाला, दक्कन में साहू जी महाराज, देखिए साहू जी महाराज प्लस जीजाबाई, साहू जी महाराज प्लस जीजाबाई, इनके थे सुपुत्र। कौन थे, शिवाजी महाराज। ठीक है, शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। इनका जन्म होता है 1627 से 27 में, और 1680 तक इन्होंने एकदम पूरा नाक में दम करके रखा था। किसके, चूंकि दिल्ली में शासन था मुगलों का, तो डायरेक्ट ये मुगलों से नहीं भिड़ते थे। इनके जो गुरु जी थे कोणदेव, ठीक है, इनके जो दादाजी थे, इनके गुरु जी ही थे कोणदेव। उन्होंने क्या किया था, इनको लड़ाई की प्रशिक्षण दिया था, लड़ाई उन्होंने सिखाया था।
क्योंकि शिवाजी महाराज का डायरेक्ट कनेक्ट कांटेक्ट किससे था, बीजापुर से। दिल्ली में तो थे नहीं है। बीजापुर का जो सुल्तान था पहले वो इसी से भिड़े थे, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से ही वो भिड़े थे। तो शिवाजी महाराज अक्सर बीजापुर के सुल्तान से भिड़े रहते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि चूंकि बीजापुर का सुल्तान किसके संरक्षण में था, मुगलों के, तो जब मुगल से सेनाएं आने लगी भारी मात्रा में, तो उतनी सेना तो इनके पास थी नहीं, तो इन्होंने गुरिल्ला युद्ध अपनाया। अब देखिए गुरिल्ला युद्ध क्या है, जरा समझिएगा इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। गुरिल्ला युद्ध या इसी को कहते हैं छापा मार नीति। छापा मार नीति ये क्या करते थे, जैसे मान लीजिए अगर ये मुगलों की सेना चल रही है और आसपास पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका है, इसमें ये अपनी सेनाओं के साथ छुपे रहते थे। अचानक से हमला करते थे, ये टुकड़ी पे पूरी टुकड़ी साफ, हमला करके गायब, मार करके तुरंत गायब, ताकि सेना का उन्होंने हरास भी किया, सेना को मारा पीटा भी, गायब भी हो गए, किसी को समझ नहीं आया कि कौन मारा, कैसे मारा, कहाँ गया, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो गुरिल्ला युद्ध कौन करता था, वीर शिवाजी, या गुरिल्ला युद्ध कौन करते थे, वीर शिवाजी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब शिवाजी की बात करें तो शिवाजी के शासनकाल में या मराठों के शासनकाल में दो प्रकार के कर लगाए गए। दो प्रकार के कर, एक पहला था चौथ कर और दूसरा था सरदेशमुख कर। सरदेशमुख कर, सरदेशमुख जो राजस्व यानी कि जमीन पर लगता था, और चौथ कर मतलब इसमें कई प्रकार के कर थे, सेवा भी ले लीजिए, या जैसे किसी को संरक्षण दिए हैं तो उस टाइप के भी कर इसमें लगते थे। तो चौथ और सरदेशमुख ये दो कर किसने लगाया था, मराठों ने। किसने लगाया था, मराठों ने। मराठों की शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत दूसरा था, ध्यान समझिएगा इसको। देखिए जो मराठे थे, ठीक है, जैसे मान लीजिए मराठों में पहले कौन आए, वीर शिवाजी। अब वीर शिवाजी तो भाई प्रतापी थे ही, इनके साथ कोई था नहीं। वीर शिवाजी के पास के बाद इनके जो वंशज आए या इनके जो उत्तराधिकारी आए, इनकी सहायता के लिए चित्पावन ब्राह्मण, नाम ध्यान रखिएगा, चित्पावन ब्राह्मण थे, जिनको प्रधानमंत्री की नियुक्ति दी गई। किसकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की। यानी कि वीर शिवाजी के दरबार में जो चित्पावन ब्राह्मण थे उनको प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया था, या उन्हीं में से प्रधानमंत्री का चयन होता था, जिसको हम लोग पेशवा बोलते थे। क्या बोलते थे, पेशवा, ठीक है। पेशवा का ये धर्म था कि ये सम्राट को या सुल्तान को या राजा को अपनी सेवा देते थे, और पेशवा ही प्रमुख था। कहीं भी लड़ाई हो पहले पेशवा ही जाता था, ठीक है। प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, ध्यान रखिएगा, प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, और इन्हीं के बेटे थे बाजीराव, इन्हीं के बेटे थे बाजीराव भल्लाल। बाजीराव भल्लाल या इनको बाजीराव प्रथम भी बोलते हैं, जो कि अपने जीवन में इन्होंने 39 लड़ाइयां लड़ी थी और पूरी की पूरी लड़ाइयां जीते थे, एक भी लड़ाई नहीं हारे थे। तो इनके समय में मराठों ने एकदम हाहाकार मचा दिया था। सोचिए इनके समय मराठों ने ऊपर राजस्थान जीता, पंजाब जीता, इधर साइड में बंगाल जीता, उड़ीसा जीता, नीचे तमिल, तेलुगु, कर्नाटक ये सब जीत लिया, यानी पूरा ये कब्जा करते चले गए थे। बहुत मतलब बहुत प्रतापी थे ये, ठीक है। तो इनके शासनकाल में मराठों ने एकदम एक तरह समझिए कि दिल्ली को एकदम कब्जे में ले लिया था, ठीक है। बस दिल्ली कठपुतली बन के रह गए थे। ये तो मुगलों को भी पीट रहे थे, मुगलों से पैसा लेते, दो हमको पैसा, उनसे पैसा लेते थे और ये राजा अपना बने रहते थे, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ के जो पुत्र थे बाजीराव प्रथम, इनका प्रेम प्रपंच चलता है, जो कि एक रानी थी उससे चलता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहेगा। तो बालाजी जो बाजीराव प्रथम थे, उनका एक नर्तकी थी, उससे प्रेम प्रपंच देखने को मिलता है। हालांकि उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बस हमें इतना जानना है कि ये बहुत प्रतापी थे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसकी बात होती है, मराठाओं की। अब लेकिन बात समझिएगा, चूंकि मराठा क्या करते थे, पूरे देश को ये रौंद देते थे। जैसे मान लीजिए इन्होंने सिखों से लड़ाई ली, इन्होंने मुगलों से लड़ाई ली, इन्होंने आसपास के छोटे मोटे राजाओं से लड़ाई ली, सबको ये मारते चले गए, सबसे ही जीतते चले गए। अब हारा हुआ इंसान क्या करता है, मौके की तलाश में रहता है कि मौका मिलेगा तो तुम्हें बताएंगे। यही मौका उनको मिल गया कब, 1761 में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है ये। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई हैं,
तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जिसमें मराठों का भिड़त होता है या मराठी भिड़ जाते हैं। किससे भिड़ते हैं? उस समय एक राजा था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, इसने भारत पे 5 बार आक्रमण किया था। 1748 से लेकर के 1761 में इसने 5 बार आक्रमण किया था। हमेशा लूट लूट चला जाए। अब इनका भिड़ंत हो गया किसके? मराठों से। क्योंकि जब जैसे ही भिड़ंत हुआ, मराठों को कहा गया था, मराठों को लोग मुगलों ने कहा सहायता देंगे। कई राजाओं ने कहा था सहायता हम तुम्हें देंगे, लेकिन उनको सहायता नहीं दी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों का पूरी तरह से विनाश कर दिया। या आप कह सकते हो कि मराठों का पूरी तरह से नहीं तो 90% विनाश इसी लड़ाई में हो गया। तो पानीपत की तीनों लड़ाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें मुगलों की नींव बन गई, यहाँ पे बाबर जीत गया। दूसरी लड़ाई हुई जब मुगल सत्ता डगमगाने लगी हेमू और अकबर के बीच, उसमें अकबर जीत गया, मुगल सत्ता स्थापित हो गई अच्छी तरह से। तीसरी लड़ाई होती है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगर यहाँ मराठे जीत जाते तो शायद अंग्रेज उस समय प्रभावी ना हो पाते, लेकिन यहाँ पे मराठों की हार हो गई। अहमद शाह अब्दाली ने शक्ति का विनाश कर दिया और वो जो भी था अपना लूट लाट के चला गया। तो इस तरह से हम देखते हैं मराठों का भी पतन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अब बात समझते हैं। देखिए अगले जो राजा थे उनका बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो थे जाट लोग। जाट मतलब हरियाणा के। जाट में जो स्थापना की थी वो चूड़ामन ने की थी। चूड़ामन ने राजस्थान के भरतपुर में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहां पे ये राज्य करते थे। चूड़ामन के बाद आते हैं सूरजमल। सूरजमल बहुत प्रतापी थे। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रतापी थे। इन्होंने मुगलों को एकदम दौड़ के रखा या दबा के रखा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखे रहेगा, जब 1739 में नादिर शाह ने हमला किया था मुगलों के ऊपर, तो मुगल में जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो अच्छे लोग थे, या आप कह सकते हो जो धनी लोग थे, वो भाग करके कहाँ गए थे? सूरजमल के पास। ठीक है, सूरजमल के पास संरक्षण में गए थे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए ये आपने देखा कि 18वीं शताब्दी में कौन कौन से राजा थे, कैसे कैसे राजा थे, और उन्होंने किस हिसाब से अपने राज्य को चलाया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट। आज की वीडियो छोटी होगी क्योंकि हमने क्लास 7 की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। क्लास 6 हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम क्लास 8 पे चलेंगे ताकि हमारा सिलेबस थोड़ा तेजी से बढ़े, क्योंकि एग्जाम में नजदीक आ रहा है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद।